Yes, please. Good evening, everyone. Welcome to SD Commerce Career, Sector 10, Panchkula. This is CA Dheeraj here, and hope so you're doing well. In the previous lecture, latest टॉपिक जो हम लोगों ने कवर अप किया दैट इज ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 2 के अंदर आपने जो पॉइंट्स रीड आउट किए 5 ईयर प्लान्स के रिगार्डिंग टू कुछ कॉमन गोल्स क्लियर एंड इकोनॉमिक प्लानिंग के रिगार्डिंग तो हमारी डिस्कशन हुई इन पॉइंट्स को लेकर। तो सबसे पहले मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले इंडियन इकोनॉमी का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अब तक जो आप लोग कर चुके हैं एक बार उसकी जस्ट एक काइंड ऑफ 5 मिनट की रिवीजन आप लोगों के लिए लेना चाहता हूं सो दैट कि मेरा नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों को तभी समझ में आएगा। पहले पुराना बेस आप लोगों को क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। देखो सर, सिंपल सी बात, अगर मैं बिल्कुल फ्रॉम द वेरी स्टार्ट से बात करूं, जस्ट 5 मिनट्स की रिवीजन है हम लोगों की, जिसमें आपका रिसेंट चैप्टर नंबर 2 जो हम लोगों ने करा है वो भी इन बिटवीन रिवाइज हो जाए। सर फर्स्ट ऑफ ऑल आईईडी के अंदर, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर आप लोगों ने जो हमारे चैप्टर्स डिवाइडेड हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल उन चैप्टर्स के अंदर मैं 3 तरीके से आपको टॉपिक्स रीड आउट करवा रहा हूं, चैप्टर 1, चैप्टर 2, 3 एंड 4। तो बेसिकली चैप्टर 1 डिस्कस कर चुके हैं एंड 3 सर एक जैसे हैं, एक लेवल का पार्ट होगा, ये एक डिफरेंट पिच पे। अब ये जो मैंने डिवाइडेशन यहाँ पे करी है सर, ये डिवाइडेशन किसके बेसिस पे करी है? क्योंकि सर चैप्टर एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस के टाइम आपकी इंडियन इकोनॉमी क्या हाल था, तो बेसिकली क्या आप लोगों की पोजीशन थी जिसको आपने 2 वर्ड्स के अंदर मेनली डिफाइन किया कि सर एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है वो बेसिकली स्टैग्नेंट एंड क्या है, बैकवर्ड रही है सर बाय द पास्ट, क्लियर। एंड अगर मैं नेक्स्ट ऑन डिस्कशन करूं कि सर उस इंडियन इकोनॉमी के अंदर जहां पे आपने ये 2 वर्ड्स यूज करे, क्या आपने सारे पॉइंट से उसकी डिस्कशन करी? नहीं सर, हम लोगों ने सिर्फ 6 सिनारियोज यहाँ पे क्या, नंबर 1 स्टार्टिंग पॉइंट यही होने वाला है जहां पे बार बार मैं आपको चैप्टर 1 चैप्टर 2 के साथ रिलेट करवाते हुए चैप्टर 3 में हम लोग क्या करेंगे, एंटर करेंगे। तो पहले तो सर आपने एग्रीकल्चर सेक्टर की क्वेश्चन हुई सर हमारी इंडस्ट्री को लेकर, सर यही 2 मेन पॉइंट्स, बट सर डिटेल्ड पॉइंट्स, डिटेल्ड लेवल पे डिस्कशन हम चैप्टर 3 के अंदर इन 2 पॉइंट्स को लेकर करने वाले हैं, क्लियर। नंबर 3 सर भी सर हमने काफी सारी डिस्कशन करी इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स को लेकर, और वैसे भी इंडस्ट्री के जो हाल थे वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के साथ तो लिंक होंगे ही होंगे, क्लियर। एंड नंबर 4 स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग टू भी रीड आउट, अपनी इकोनॉमी को 3 सेक्टर्स में डिवाइड किया, 1 इज प्राइमरी, नंबर 2 इज सेकेंडरी एंड नंबर 3 इज टर्शियरी, क्लियर। तो ऑक्यूपेशन वाइज भी हमने चैप्टर 1 के अंदर, बट सर वो सारे सिनारियोज जितने भी व्यू पॉइंट थे वो 1947 की पोजीशन थी, आज की पोजीशन नहीं, एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस की बात की गई थी, क्लियर। एंड नंबर 5 एक आपने वो याद हो डेमोग्राफिक प्रोफाइल के अंदर आप लोगों ने वर्ड्स क्या रीड आउट किए थे, बर्थ रेट, डेथ रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट, लिटरेसी रेट, काफी सारे वर्ड्स आपने डेटाबेस्ड डेमोग्राफिक प्रोफाइल के अंदर रीड आउट किया था। इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जहां पे आपने रेलवेज को लेकर, रोड्स को लेकर, कम्युनिकेशन को लेकर वहां पे रीड आउट किया कि सर इंडिया में एट दैट टाइम 1947 के टाइम कितना इंफ्रास्ट्रक्चर था, क्लियर। एंड सबसे लास्ट टॉपिक एडवांटेजेस ऑफ ब्रिटिश रूल। क्या कोई ब्रिटिश रूल का आपको कोई एडवांटेज मिला? तो लास्ट पेज पे आपके पास 4-5 पॉइंट्स गिवन थे। यस सर, मॉनेटरी जो ट्रांजैक्शंस हमने करना सीखा, क्लियर। एडमिनिस्ट्रेशन जो हम लोगों ने इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन करी, क्लियर, प्लस कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर करना, काफी सारे पॉइंट्स ये जो थे वो ब्रिटिश रूल के हमें क्या मिले थे, एडवांटेज। दिस इज माय ऑल चैप्टर नंबर 1। नॉट सो डीपली, मैंने बहुत डीपली तो डिस्कस नहीं किया, बट एक बार ऊपर से कि जो पॉइंट्स आप लोगों ने यहाँ पे देखे, क्लियर। डिटेल्ड लेवल पे डिस्कस करेंगे बिफोर, जब आप लोगों को टेस्ट दिया जाएगा एक बार इसकी प्रॉपर रिवीजन आपको बार बार करवाई जाएगी, क्लियर। नेक्स्ट आगे रिसेंटली लास्ट लेक्चर के अंदर 47 चैप्टर 1 हमारा था 1947 की पोजीशन, बट सर अब चैप्टर 2 एंड 3 के अंदर जो 50 से लेके 1990 तक, दैट मींस आपके तक सर 40 साल का एक्सपीरियंस आप लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, शेयर करना है कि अल्टीमेटली सर इंडिपेंडेंस के बाद आपने इंडिया को कैसे संभाला, दैट इज चैप्टर नंबर 2 5 ईयर प्लान्स इन इंडिया, क्लियर, जो आप लेटेस्ट अभी लास्ट क्लास के अंदर कवर करके आए हैं।
क्लियर। एंड चैप्टर 3 नेक्स्ट वन जो आपसे मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, इजीएस्ट टॉपिक, इजीएस्ट, बट सर कुछ पॉइंट्स है जो हमें वन बाय वन याद करने पड़ेंगे। क्लियर कि सर आप ये बताएं, आपने चैप्टर 1 के अंदर काफी सारी एक्सप्लॉयटेशन बताई कि ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर क्या करे जी, बहुत सारे मतलब अल्टीमेटली एक्सप्लॉयटेशन करी, बहुत गलत वे से हम लोगों को यूज किया गया, प्लस लास्ट में जाते जाते डिवाइड एंड रूल का कॉन्सेप्ट लगाकर हमारे रिसोर्सेज एंड हमें वैसे ही क्या कर गए, ब्रेक डाउन कर। चलो ठीक है, मानना वो तो जैसे थे 1950 के अंदर, 1950 के अंदर, अब तो नेक्स्ट आगे कॉन्स्टिट्यूशन आपका बन चुका था, अब तो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स आपके पास थी, गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट आप लॉन्च कर चुके थे, 5 ईयर प्लान्स के थ्रू 1951 से आपने काम करना शुरू कर दिया था। तो अब नेक्स्ट 40 साल में आपने क्या क्या चेंज करा, क्या क्या अचीव करा, जस्ट उसके रिगार्डिंग हमें बता दीजिए, हम सेटिस्फाइड। तो मेरा चैप्टर नंबर 3 जो आप आज स्टार्ट करने वाले हैं, उसमें तो मैंने जस्ट एंड जस्ट सिर्फ यही तेरे 6 सिनारियोस, ये जो तूने पहले पढ़े हैं, नॉट सारे, सिर्फ 2 आपके सिलेबस में है मेन, पहला एग्रीकल्चर एंड दूसरा क्या है, इंडस्ट्री। कहते बाकी छोड़ो, वो तो मैं आगे पीछे कहीं ना कहीं कवर अप करवा लूंगा, बट मेरे को पहले ये 2 सेक्टर्स के रिगार्डिंग, एग्रीकल्चर सेक्टर एंड इंडस्ट्री को लेकर मुझे थोड़ा क्लियर आउट करो कि अगले 40 साल में आप लोगों ने क्या कुछ अचीव करा। सुना तो बहुत था कि आप लोग 5 ईयर प्लान्स फॉलो करने लग गए हो, लॉन्ग टर्म प्लानिंग आप लोग बनाने लग गए हो, इकोनॉमिक प्लानिंग के थ्रू आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करते हो। तो थोड़ा सा बता भी तो दो कि 40 साल में आपने क्या क्या अचीव करा, क्या क्या रिफॉर्म्स, क्या क्या चेंजेस आपको देखने में मिली। मैं जस्ट आपसे वो डिस्कस करना चाहता हूं, बट बिफोर दैट चैप्टर ईयर प्लान्स, पहले वर्ड यहां पे दी इकोनॉमिक प्लान कि सर अब आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारे जितने भी लीडर्स थे, प्लानर्स थे, उन लोगों ने एक इकोनॉमिक प्लानिंग करी। इकोनॉमिक प्लानिंग अबाउट व्हाट, कि इंडिया के जितने भी रिसोर्सेज हैं, जितने भी रिसोर्सेज बचे हैं, क्लियर, उन रिसोर्सेज की ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करवाई जाए, पहली बात, प्लस नेशनल प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग टू करवाई जाए, ये सबसे इंपॉर्टेंट। देखो जी, रोको किसी को ना कि सर आप रिसोर्सेज को यूज मत करो, कोशिश ये करो कि रिसोर्सेज को अगर यूज किया जा रहा है ऑप्टिमली यूटिलाइज करवाया जाए, प्लस नेशनल प्रायोरिटी को ध्यान में रखते हुए कि नेशन को जरूरत कहां पे है, सबसे पहले रिसोर्सेज वहां पे क्या करवाए जाए, यूज करवाया जाए। दैट इज कॉल्ड एज इकोनॉमिक प्लानिंग। और फिर आपने यहाँ पे पॉइंट पूछा, क्या इकोनॉमिक प्लानिंग सिर्फ, क्या सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक प्लानिंग? नहीं सर, साथ में करें एंड इन दोनों को मिलाकर जो डिटेल्ड प्लानिंग होती है कॉल्ड एज कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग। बिल्कुल डीप रूट चल रहा हूं, चैप्टर नंबर 2 जो आप लोगों ने रीड आउट करा कि सर इकोनॉमिक प्लानिंग तो आपको डायरेक्टली जीडीपी रेट ग्रो करने में क्या करेगी, हेल्प करेगी, बट सर लोग भी तो, प्लानिंग तो भी आपकी तब सक्सेसफुल होगी अगर साथ में सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल प्लानिंग, सोशल स्फीयर्स के ऊपर भी क्या देंगे, ध्यान देंगे। सर सोशल स्फीयर्स में कौन आया, हेल्थ, एजुकेशन, सैनिटेशन फैसिलिटीज, ये सब कुछ आपका किसके अंदर आता है, ऑलरेडी सोशल के अंदर है। जो मानना डायरेक्टली ना सही इनडायरेक्टली आपकी कंट्री को ग्रो करने में क्या करती हैं, हेल्प करती। देखो सिंपल सी बात है सर, इकोनॉमिक प्लानिंग कौन सा, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर कौन सा खुद से काम करेगा, काम तो हमने करना है ना। तो हम लोगों की अगर हेल्थ अच्छी होगी, हम लोगों को अगर एजुकेशन अच्छी मिलेगी, तो नेचुरली सर नेक्स्ट आगे काम करने भी हमारा क्या रहेगा, ध्यान रहेगा। क्लियर। आफ्टर दैट यहां पे देन वर्ड आपका क्या यूज हुआ, सर्चिंग कमीशन, बट सर इसको भी चेंज कर दिया गया बाय द वर्ड क्या, नीति आयोग। क्लियर। एंड आपने एक स्टैटिस्टिशियन का नेम भी वहां पे रीड आउट किया था, पीसी प्रकाश चंद्र महालेनोबिस, जो स्टैटिस्टिशियन जिन लोगों ने सेकंड 5 ईयर प्लान के अंदर काफी सारा कंट्रीब्यूशन दिया, क्योंकि फर्स्ट 5 ईयर प्लान के अंदर आपको बहुत सारे रिजल्ट्स तो नहीं मिले। तो सेकंड 5 ईयर की प्लानिंग का आर्किटेक्ट कौन था, पीसी प्रकाश चंद्र महालेनोबिस, जो स्टैटिस्टिशियंस थे, उन्होंने अपने आप में सब कुछ आपको बिल्डअप करके दिया कि ऐसे इकोनॉमी को रन किया जाए। देन आफ्टर दैट 5 जो आपके या 5 ईयर कॉमन गोल्स, सर कॉमन गोल्स आप लोगों के कौन से थे, कॉमन गोल्स थे सर हमारे 4, जीडीपी ग्रोथ, और जीडीपी ग्रोथ के कारण होते हैं 2,
अगर देख जीडीपी ग्रोथ मतलब प्रोडक्शन बढ़ते रहना, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोड्यूस होते रहना। सर प्रोडक्शन तो तब होएगी ना अगर आप रिसोर्सेज को बढ़ाते रहोगे, क्योंकि अगर रिसोर्सेज खत्म प्रोडक्शन बंद, प्रोडक्शन बंद तो जीडीपी रेट आपका ऑटोमेटिकली डाउन आएगा ही आएगा। तो सर आप अपने रिसोर्सेज को ढूंढते रहें, उनका स्टॉक बढ़ाते रहें, प्लस नई नई टेक्नोलॉजी, नया नया तौर तरीका थोड़ा सा अपनाते रहें, जिसको आपने सीखा मॉडर्नाइजेशन। सर ये जरूरी है, ये जरूरी है सर, क्योंकि अगर आपको अपनी बेसिकली जीडीपी रेट में कंट्रीब्यूट करना है, अगर आपको अपनी डेवलपमेंट करनी है, तो आपको नए इनोवेटिव आइडियाज, नई टेक्नोलॉजी लानी होगी, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करनी। क्लियर। नंबर 3, रिलायंट होना, सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फ सफिशिएंट होना। सर ये नंबर 4 क्या था? इक्विटेबल। कॉमन 5 ईयर प्लान है जो हर बार 5 ईयर प्लान के अंदर लिया जाता है। और मैंने कभी वर्ड इक्विटी नहीं बोला, मैंने कभी वर्ड इक्वल नहीं बोला, मैंने वर्ड क्या यूज किया? इक्विटेबल। इक्विटेबल का मतलब क्या होता है? सर जो जिस लायक है, जो जिस कैपेबल है, कैपेसिटी है, उसके अकॉर्डिंग टू उसको क्या मिलनी चाहिए? इनकम मिलनी चाहिए। मैं कभी ये नहीं कह रहा कि अगर सर लेटेड भी हमने 500 रुपए कमाए तो 500 रुपए आधे आधे बांटे, कि अल्टीमेटली जी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए। मैंने इक्वल वर्ड नहीं लिखा, मैंने वर्ड यहां पे क्या लिखा? इक्विटेबल। जो पर्सन जितना काबिल है उसके रिलेटेड उसको उतने पैसे मिलने चाहिए। क्लियर। कि ऐसा भी ना हो कि रिच बिकम्स रिच एंड पुअर बिकम्स पुअर, वो कॉन्सेप्ट भी। क्लियर। लास्ट केस सर ये कॉमन फॉर्म को मिली क्या सेक्टर के अंदर हमने काफी क्लियर। सर इंडस्ट्री में हमारी मॉडर्नाइजेशन आई, इंडस्ट्री में नया नया मॉडर्न वे से हम लोगों ने प्रोडक्शन स्टार्ट करनी। इंफ्रास्ट्रक्चर में चाहे बेशक वो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर था, चाहे वो आपका सोशल था, दोनों में हमने क्या करी? अचीवमेंट की। क्लियर। प्लस फॉरेन ट्रेड में सर इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अंदर भी हमें बहुत सारा क्या हुआ? फायदा। तो ये सर हमारा चैप्टर नंबर 2 था जो लास्ट लेक्चर्स के अंदर आपका डिस्कस हो चुका। नाउ कम टू बेसिकली पढ़ने क्या वाले हैं सर? पढ़ना जो आपके 40 इयर्स एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर क्या क्या चेंजेस करी, क्या क्या अचीव करा। क्योंकि आप बड़ा कहते थे ना कि हमने 5 ईयर प्लान्स क्या करे हैं, स्टार्ट करे हैं, तो वन बाय वन बताओ तो सही कि आपने इन एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, बिकॉज ये 2 सेक्टर ऐसे थे जो मोस्ट हिटेड पॉइंट। एग्रीकल्चर सेक्टर में कितने तो ड्रॉबैक्स आपने पढ़े सर, लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज, जमींदारी सिस्टम, क्लियर, प्रोडक्टिविटी कम होना, बहुत सारे फैक्टर्स थे जो आप लोगों ने चैप्टर 1 के अंदर एग्रीकल्चर का मेन कॉज पढ़ा था, स्टैग्नेंट होने का, बैकवर्ड होने का। कहता फिर अब बता दो, चलो वो तो ब्रिटिशर्स का टाइम था कि लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट, ब्रिटिशर्स पैसा इन्वेस्ट नहीं करते थे। तुमने, इंडिया ने इन 40 साल में क्या क्या अचीव करा, क्या क्या रिफॉर्म्स लेकर आए, आप ही बता दो। चलो वो तो जैसे थे वो थे, हमने क्या अचीव करा बाय 5 ईयर प्लान्स इन इंडिया, ये थोड़ा वन बाय वन क्या करें, एक्सप्लेन। क्लियर। सो यहां पे फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट अ मिनट, मैं नोट्स ओपन कर लूं। देखिए जी, चलिए। सो बेसिकली यहां पे आपके पास ऑलरेडी टॉपिक का नेम भी आप देख रहे होंगे क्या लिखा हुआ है, सिर्फ 3 वर्ड्स, सिर्फ 3 वर्ड्स आप लोगों ने इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करने हैं। नॉट चैप्टर 1 की तरह 6 सिनारियोज हमारा पार्ट नहीं है, पहले हुआ करता था, बट फ्रॉम द लास्ट ईयर आपके सिलेबस में से क्या कर दिया गया? कट कर दिया गया। बहुत बढ़िया काम करा सीबीएसई, क्योंकि उसमें सर ऑलमोस्ट डाटा वाला पॉइंट काफी था। तो वो जो ऑक्यूपेशन को लेकर, डेमोग्राफिक प्रोफाइल को लेकर, और वैसे भी सर वो जो 6 सिनारियोज है ना, वो पूरी बुक में कहीं ना कहीं ऑलरेडी क्या हो रहे हैं? कवर अप हो रहे हैं। बार बार रिपीट करने की आपको जरूरत नहीं है। क्लियर। तो ये 40 इयर्स में सिर्फ 3 वर्ड्स को लेकर मैं चैप्टर 3 में डिस्कशन करने वाला हूं, दैट इज एग्रीकल्चर, नंबर 2 इंडस्ट्री, एंड नंबर 3 ट्रेड। ट्रेड मींस काइंड ऑफ फॉरेन ट्रेड या डोमेस्टिक ट्रेड, कि हमारे यहाँ पे ट्रेड की क्या पोजीशन। स्टार्टिंग पेज दैट इज ऑल अबाउट एग्रीकल्चर। चलिए जी स्टार्ट करिए। सर एग्रीकल्चर के अंदर जितना आप एक्सप्लॉइटेड थे एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, क्योंकि आपने हमें बहुत सारे रीजंस बताए, बहुत सारे फैक्टर्स आपने बताए थे जिसके कारण आपका ये एग्रीकल्चर सेक्टर क्या था? स्टेगनेंट था, प्लस क्या था? बैकवर्ड था। जैसे सर फोर्स्ड कमर्शलाइजेशन करना, क्लियर, लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट होना, लैक ऑफ प्रोडक्टिविटी होना, लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज होना, सबसे बड़ा जमींदारी सिस्टम जो था, लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो था, ये सर बड़े तंग करने वाले थे। तो अब तो कमांड आपके हाथ में है,
अब तो 1951 में 5 ईयर प्लान्स के थ्रू कंट्रोल आपके हैंड्स में चला गया। तो अब बता दीजिए आपने क्या क्या अचीव करा, क्या क्या रिफॉर्म्स आप लेकर आए डे बाय 5 ईयर प्लान्स या शॉर्ट टर्म प्लान्स, एनुअल प्लान्स के थ्रू क्या कोशिश आप लोगों ने करी। सबसे पहले सर हम लोगों ने लैंड रिफॉर्म्स लाई। लैंड रिफॉर्म्स मतलब इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, जो अपने आप में सबसे बड़ा चेंज था। सबसे बड़ा चेंज था उस टाइम का। सबसे पहले पढ़िए जी, लैंड रिफॉर्म्स or institutional reforms aimed at reducing inequality in Indian culture, agriculture and included the following actions by the government. सर इन रिफॉर्म्स का जो काम क्या था, इन इक्वालिटी कि सर इन इक्वालिटी को क्या किया जाए, रिड्यूस किया जाए। कहता वो कैसे। और हाँ, ये जो रिफॉर्म्स है सिर्फ लैंड के रिलेटेड, टेक्नोलॉजी टेक्निकल रिफॉर्म्स नहीं है, कोई जर्नल रिफॉर्म्स नहीं है। वो सबसे पहले तो जो तुम कहते थे ना लैंड रेवेन्यू सिस्टम है, जमींदारी सिस्टम है, जो सिस्टम में क्या होता था कि ब्रिटिशर्स जमींदारों से क्या लेते थे, फिक्स अमाउंट लेते थे, और जमींदार नेक्स्ट आगे टीलर्स ऑफ द सॉइल से, फार्मर से जितना चाहे उतना चाहे क्या कर सकते थे, एक्सट्रैक्ट कर सकते थे। जो सबसे बड़ी एक्सप्लॉयटेशन थी कि जितना हम कमाते हैं फार्मर्स, उसका मेजर पार्ट तो कौन ले जाता है, जमींदार ले जाता है, ये तेरे इंटरमीडियरीज ले जाते हैं। कहते हैं अच्छा ये दिक्कत है, लो जी पहला लैंड रिफॉर्म जाते सार हम लोगों ने क्या करा। पहला ही वर्ड पढ़ो, क्या लिखा हुआ है, एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएट्स। एक तो ये जो इंटरमीडिएट का काम है इसको बंद करो, ये खत्म करो। कि हमारे फार्मर्स के ऊपर सबसे ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन जो है वो किस बात की है, ये लैंड रेवेन्यू सिस्टम की है। कि जी मतलब या तो होता है, देखो ऐसा नहीं कह रहा कि गवर्नमेंट ने टैक्स लेना बंद कर दिया, गवर्नमेंट ने आपसे पैसा लेना बंद कर दिया, लिया, बट डायरेक्टली गवर्नमेंट ने लिया। पहले जो चेन क्या थी, जमींदार को एंड सर एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, चेन जितनी बड़ी होगी उतने कट ज्यादा लगेगा। अब गवर्नमेंट ने यहाँ पे क्या करा, गवर्नमेंट ये नहीं कह रही कि आपको फ्री में देंगे, कि आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। गवर्नमेंट कहती पहले तो ये जो इंटरमीडिएट है ना, ये जो इंटरमीडिएट है इन बिटवीन, इसको हटाओ, जमींदारी सिस्टम क्या करो, खत्म करो। आपको जो भी लगान देना है, जो भी टैक्स देना है, डायरेक्टली किसको देना है, गवर्नमेंट को देना है। तुम्हें बीच में ये जमींदारों के साथ पड़ने की जरूरत नहीं। क्लियर। और जितना हो सका मैक्सिमम हम लोगों ने आपकी जमीन आपके नाम पे ही करवाई। मतलब जो तुम पहले वर्ड यूज करते थे, टीलर्स ऑफ द सॉइल अलग हैं, ऑनर्स ऑफ द सॉइल अलग हैं। ये पहले केस था जब हमने इंटरमीडिएट्स को ही हटा दिया। अगर कोई फार्मर अपनी जमीन लेना चाहता है वो ले सकता है, बट एनुअल कुछ टैक्स आपको देना होगा। वो तो वैसे भी सर इंडिया का रूल है, लॉ ऑफ लैंड है कि यहाँ की सरकार चलेगी कैसे, अगर आप लोग हमें क्या करेंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे, अगर आप हमें क्या देंगे, टैक्स देंगे। बट इतना श्योर है कोई इंटरमीडिएट को देने की जरूरत नहीं है, सीधा आप गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा पहले थी ना। अब यहाँ पे एक और पॉइंट जो तेरा रिप्लाई है सर, नेक्स्ट पॉइंट आप पढ़ो, क्या लिखा हुआ है, सीलिंग ऑन। क्या लिखा हुआ है, ये जो तुम्हारा पॉइंट है सर, सारी की सारी जमीन पहले किसके पास होती थी, जमींदारों के पास थी। हमने लोगों के ऊपर सीलिंग फिक्स कर दी, मैक्सिमम एक पर्सन कितनी जमीन रख सकता है, मैक्सिमम। क्लियर कि अल्टीमेटली अब आप कह रहे हो जी सर 100 एकड़ ऑफ लैंड मेरे पास है। अब 100 एकड़ एक पर्सन के पास, अब एक पर्सन तो नहीं वहां पे इतनी एग्रीकल्चर कर पाएगा, इतनी फार्मिंग कर पाएगा। तो नेक्स्ट आगे आप क्या करोगे सर, अपनी जमीन को नेक्स्ट आगे लीज पे दोगे, किराए पे दोगे, तो वो फिर तो वही बात आ गई, फिर वही बात आ गई, जमींदार मैं, फार्मर आप, मैं आपसे क्या लूंगा, रेंट लूंगा, बात तो वही गया। सर हमने यहाँ पे लैंड रिफॉर्म्स में एक और पॉइंट ऐड अप करा, कौन फार्मर कितनी जमीन रख सकेगा अपने पास, सो दैट कि सबके पास अपनी अपनी क्या होनी चाहिए, जमीन होनी चाहिए। अदर देन दैट आज के टाइम पे वैसे भी अगर होती भी है तो नॉर्मली क्या करते हैं, अपने आजू बाजू किसी और के नाम पे करवा, मदर फादर ब्रदर सिस्टर, बेटे के नाम, वाइफ के नाम, किसी और के नाम। जमीन तो अपनी है ना, बिकॉज ये लगाना पड़ेगा ना सर, लगाना पड़ेगा, नहीं तो सारे के सारे रिसोर्सेज मोनोपोली के अंडर आ जाएंगे। फिर तो एक ही पर्सन क्या करेगा, अपनी मनमर्जी करेगा। तो हम लोगों ने क्या करा, जो पर्सन फार्मर है
उस पर्सन के ऊपर लैंड सीलिंग क्या कर दी, फिक्स कर दी कि मैक्सिमम लैंड आप इतनी ले पाएंगे। क्लियर? बट वही है डे बाय डे, ये तो सिर्फ आप वो 40 साल की बात कर रहे हैं, आज की बात थोड़ी कर रहे हैं। आप बात कर रहे हैं 1950 से जब ये स्टार्ट हुआ, तो पहले जो लैंड रिफॉर्म्स लाए गए वो कौन से थे? जैसे नंबर 1 पढ़िए, एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएरीज। यस प्लीज। Intermediaries between the state and the actual tiller of soil, popularly known as zamindars, were abolished। जमींदार्स को यहाँ पे क्या कर दिया गया? एबॉलिश कर दिया गया। ऑनरशिप राइट्स, मेन वर्ड इज ऑनरशिप राइट्स। वही बात आ गया ना कि आपको खुद का उस जमीन का क्या दे दिया गया? ऑनरशिप राइट दे दिया गया कि अब आपको किसी जमींदार को पैसा देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ गवर्नमेंट को कुछ जो टैक्स बनता होगा वो क्या करना होगा? पे आउट करना होगा। क्लियर? यस प्लीज। ऑनरशिप राइट्स पर ownership rights were given to those who actually cultivated or tilled बिल्कुल टिल्ड द सॉइल। तो मतलब सर जो पहले गल्फ बिटवीन था, पहले जो गैप था किनके बीच में? ऑनर्स ऑफ द सॉइल एंड द टिलर्स ऑफ द सॉइल। वो क्यों था? क्योंकि जमीन किसकी थी? जमींदार की। फार्मिंग कौन कर रहा था? हमारे जैसा। तो सर पहले ऑनर अलग थे एंड टीलर ऑफ द सॉइल अलग थे, बट अब हमने जब एबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएरी कर दिया गया, ऑनरशिप राइट्स देने क्या कर दिए? स्टार्ट कर दिए कि अगर कोई फार्मर अपनी जमीन लेना चाहता है, ही कैन परचेज, ले सकता है सर। आप अपने ऑनरशिप राइट्स रखिए, हमें कोई दिक्कत नहीं। मतलब सर पहले जो रिसोर्सेज लैंड किसके अंडर आती थी? प्योर जमींदार के अंडर। गवर्नमेंट के अंडर जो आती थी, जमींदार भी तो किसके रखे हुए थे? ब्रिटिशर्स के रखे हुए थे। पहले जो सारी की सारी कंट्रोलिंग पावर किसके पास थी? ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास थी। हमने वो क्या कर दी? खत्म कर दी। हमने आपको ही, फार्मर्स को ही ऑनरशिप राइट्स दे दिए कि ये आपकी अपनी जमीन है, फार्मिंग करें और जो टैक्स बनता होगा बस वो आपने क्या करना है? पे आउट करना। अदर देन दैट कोई एक्स्ट्रा अमाउंट आपसे नहीं ली जाए, जो पहले कितने गुना ली जाती थी, अब ऐसा कोई कॉन्सेप्ट। पढ़िए आगे। यस, एज अ रिजल्ट, the government intended to achieve two objectives. नंबर 1, stop exploitation of the cultivators by the zamindar. पहली बात, जमींदार के द्वारा जो क्या होती थी? एक्सप्लॉयटेशन होती थी, वो क्या हो गई? बंद हो गई। जमीन कारण था। नंबर 2, गिव इंसेंटिव्स टू द कल्टीवेटर टू मेक इंप्रूवमेंट्स ऑन द लैंड एज इट्स ऑनर। और सर सबसे बड़ी बात, जब चीज अपनी होती है ना, जब चीज अपनी होती है, आप खुल के पैसा क्या करते हैं? इन्वेस्ट करते हैं। किराए की चीज पे सर कौन पैसा इन्वेस्ट करता है? आप एक चीज बताओ, एक किराए का घर है, एक अपना घर है, दोनों में से आप खुलकर पैसा कहां पे लगाएंगे? जहां पे अपना हाउस है, अपना घर है सर, मेरा खुद का ऑन्ड है, जो भी चीज लगाऊंगा उसका बेनिफिट किसको मिलेगा? मुझे ही मिलेगा। बट अगर कोई किराए की चीज है ना, किराए की चीज के ऊपर कोई भी पर्सन इतने पैसे नहीं लगाता। ये कोई होता है जिसका जिगरा होता है, ठीक है जी पैसे लगा दिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? अदरवाइज अगर मैं नॉर्मली जैसे अपनी भी बात करूं, सर ये रेंटेड प्लेस है, फिर भी स्टिल इसके ऊपर मैंने एक्सपेंडिचर करके अपने बैठने लायक बनाया। क्यों? मैं सर अपने नॉर्मल जगह पे बैठ नहीं सकता, कम से कम अपने स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जितना हो सकता है उतना का अच्छा तो करूंगा, नहीं तो अदरवाइज आप लोगों ने नॉर्मल भी देखे होंगे, नॉर्मल इंस्टीट्यूट्स भी देखे होंगे सर, जिनमें एक लाइट एक पक्का, नीचे बैठे सर, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नाम की चीज ही नहीं है सर। क्योंकि वो क्यों नहीं करते खर्चा? वो कहते जी हमारी कौन सा अपनी जगह, हम अगर यहाँ पे इसको रेनोवेट करेंगे तो हमें उसका बेनिफिट क्या मिलेगा? मैं कहा सर बेनिफिट ही थोड़ी सब कुछ होता है, बेनिफिट थोड़ी सब कुछ होता है। अब जितने ये नॉर्मल बाहर आप शोरूम्स देखते हैं, ये भी तो सारे रेंटेड है। लोग तो यहाँ पे करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर देते हैं कि नहीं सर, हमें पता है कि जहां पे जिस चीज में हम लोग डील करते हैं वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर क्या करता है? काउंट करता है, मैटर करता है। क्लियर? अदरवाइज मेरा क्या जाता है, अगर मान लो नॉर्मली अब एसी हमारी ओर से फैसिलिटी है सर, प्रोजेक्टर क्लासेस हमारी ओर से फैसिलिटी है, कोई कंडीशन तो नहीं है कि आपको ये देना पड़ेगा, वो तो स्टार्टिंग से जैसा आपको हिसाब देते हैं आप वैसे पड़ जाते। बट नहीं सर, एक फैसिलिटी है डे बाय डे अपडेट करना, क्योंकि मुझे पता है कि मैं सर अल्टीमेट अपने आप में अपडेट होना चाहता हूँ। क्लियर? तो सर ये सबसे बढ़िया चीज करी थी लैंड रिफॉर्म्स के अंदर, सबसे अच्छी चीज करी थी लैंड रिफॉर्म्स के अंदर, क्या कि सर यहां पे इंटरमीडिएरीज को क्या किया गया? अबॉलिश कर दिया गया। जो लैंड रिसोर्सेज पहले सारे किसके होते थे? जमींदार के होते थे, अब वही रिसोर्सेज फार्मर के अपने होने लग गए,
जिससे उनके अंदर एक बूस्टअप हुआ किस बात का, पैसा इन्वेस्ट करने का। और वैसे भी जब इंटरमीडिएरीज को पैसा देना ही नहीं है, तुम्हारे पास पैसा बचेगा ना, और पैसा बचेगा तभी तो आप क्या करोगे, इन्वेस्ट करोगे। जो तुम पहले चैप्टर में बार बार कहते थे हमारे पास बचता ही कुछ नहीं है, इन्वेस्ट कहां से करें, बचता ही कुछ नहीं है, जमींदार ले जाते हैं, इन्वेस्ट कहां से करें। अब तो बचना शुरू हो गया, अब तो हमने चेन ही क्या कर दी, खत्म कर दी ना, अब कर लो इन्वेस्ट। आगे चल, द एबॉलिशन ऑफ intermediaries meant that some 200 lakh tenants got ownership rights and they came into direct contact with the क्या, गवर्नमेंट फॉर द पेमेंट ऑफ, क्या लिखा हुआ है, लैंड रेवेन्यू। कभी गलती से ये मत बोल देना कि लैंड रेवेन्यू लेना बंद हो गया था, बंद नहीं हुआ था, बंद नहीं हुआ था। आज भी आप लोगों को लैंड रेवेन्यू तो पे आउट करना पड़ेगा, बट पहले जो जमींदार के थ्रू हमें मैक्सिमम अमाउंट देनी पड़ती थी, अब वो अमाउंट डायरेक्टली हमने किसको देनी है, गवर्नमेंट को देनी है, और जो फिक्स रेट होगा उतना ही हमने क्या करना है, पे आउट करना। तो इसमें तो कोई बुराई नहीं, इसमें तो कोई बुराई नहीं। आपको मेजर प्रॉब्लम कहां पे थी, वो जो इंटरमीडिएरी बीच में अपना ज्यादा खा रहे थे। सर अब तो इंटरमीडिएरीज को ही हटा दिया हमने, देते फिक्स है। तो वो जो रेट होता है वहां पे, जो रेट होता है वो सर अकॉर्डिंग टू द एरिया बेस्ड, वहां पे क्या होता है, फिक्स होता है। गवर्नमेंट वहां पे क्या करती है, बीच में रेट फिक्स करती है अकॉर्डिंग टू दैट। और सर ठीक है, नेचुरली जब जमीन आपकी नहीं है, चलो मैं कह रहा हूं जी मेरी जमीन तो है, मैं आपकी जमीन पे किराए पे जमीन लेके क्या मैं वहां पे काम कर सकता हूं, कहते हैं हाँ सर, बट आपको उसके लिए क्या देना पड़ेगा, रेंट देना पड़ेगा। मैं आपकी अपनी जमीन क्यों दूं, ठीक है। अगर रेंट जो है वो अपने आप में स्टैंडर्डाइज्ड रेंट है, जो ऑल ओवर द मार्केट चल रहा है, वही रेंट आपको देना पड़ रहा है, ठीक है सर, इसमें बुराई किस बात की। ये तो नहीं कहा कि सबको फ्री में बांट दो, ऑनरशिप दे दो, सबको लैंड दे दो, ना ना ना, जिसके पास पैसा है जमीन खरीदो, देने को तैयार बैठे, सरकार देने को तैयार बैठी है। बट इंटरमीडिएरीज जो थे सर, उनका भी जो रेंट था, जो भी सिस्टम था, वो फिक्स्ड बाय द क्या था, गवर्नमेंट था। आप एज मच एज जो ब्रिटिशर्स के टाइम पे था इतना एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, जो लोकल रेट वहां पे चल रहा होगा उतना रेंट आप क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं। अरे फिक्स अमाउंट देने में तो हमें भी कोई दिक्कत नहीं है, हम भी कहते हैं नेचुरली सर, अब अगले पर्सन ने अपनी बिल्डिंग मुझे दे रखी है, फ्री में थोड़ी देगा, नेचुरली उसके लिए मुझे क्या, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अगले ने दिए, तो सर फैक्टर पेमेंट तो देनी पड़ेगी। लैंड के बदले में मुझे क्या देना पड़ेगा, रेंट तो देना ही पड़ेगा। जब रिसोर्सेज मेरे नहीं हैं तो यू हैव टू पे फॉर इट, आपको हायर करने पड़ेंगे, किराए पे लेने पड़ेंगे, किराया जायज होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, लो सर हम पे आउट करने को तैयार। मेन प्रॉब्लम इज दैट जमींदार उस टाइम पे जितना चाहे उतना आपको एक्सप्लॉयट कर सकते थे। अब ये वर्ड वहां से क्या कर दिया गया, कट कर दिया कि हमारे अकॉर्डिंग तो इंटरमीडिएरी है ही नहीं, हमारे अकॉर्डिंग तो जमींदार है ही नहीं। आगे चल सर, दूसरी बात फिर कहते जी सीलिंग ऑन हमने क्या कर दी, लैंड होल्डर्स, कैसे पढ़िए, with a view to promoting equity, equality in the distribution of land, were imposed to the holding. सीलिंग मतलब लिमिट्स, सीलिंग का मतलब क्या है, लिमिट्स वर इम्पोज्ड ऑन द होल्डिंग साइट्स, कि कौन कितनी जमीन होल्ड कर सकता है, ये लिमिट आप लोगों ने क्या करी, फिक्स करी। कैसे, इट इंप्लाइज fixation of the maximum size of cultivable अंडरलाइन मैक्सिमम साइज ऑफ कल्टीवेबल लैंड, कल्टीवेबल, अरे जो बंजर जमीन है उसका मैंने क्या करना, वो तो आप जितनी मर्जी होल्ड करो, जो फार्मिंग के अंडर आती है, जो एग्रीकल्चर जमीन है, एग्रीकल्चर जमीन आप मैक्सिमम एक इंडिविजुअल या फैमिली कितना रख सकती है, सर ये वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, फिक्स करना पड़ेगा। नहीं तो वही बात है कि पूरा का पूरा परिवार सारी जमीनों में, नहीं सर ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। हम क्या कर देंगे, फिक्स कर देंगे, एक परिवार मतलब मैं, मेरी वाइफ, मेरे नेक्स्ट बच्चे, या जैसे आपके फादर के केस में फादर मदर प्लस आप लोग, एक परिवार, या एक इंडिविजुअल जिसका अपना परिवार नहीं है, एक इंडिविजुअल मैक्सिमम इतनी जमीन रख सकता है। जैसे मान लो फिक्स कर दिया 10 एकड़, 10 एकड़ तक आप अपनी जमीन रख सकते हैं। अब तेरे पास है ही 5 है, फिर क्या करें। बट अगर मान लो 10 आपके पास ऑलरेडी हैं, आप और लेने की तैयारी कर रहे हो, आपको नहीं मिलेंगे, बिकॉज यू आर ऑलरेडी होल्डिंग द मैक्सिमम साइज ऑफ द कल्टीवेबल लैंड। अच्छा नॉर्मल जमीन होती फिर भी दे देता,
कल्टीवेबल लैंड है सर, कल्टीवेबल लैंड के केस में आपको नहीं इतनी मिलेगी, मैक्सिमम आपके परिवार को या आपको इतनी अलाउ करना पड़ेगा सर, करना पड़ेगा कि मैक्सिमम जी आप इतना रख सकते हैं। तो अगर लिमिट्स लगाएंगे तो लोग थोड़ा सा क्या होंगे, कंट्रोल्ड होंगे। आगे बढ़िए, लैंड सीलिंग aims at reducing the concentration of land ownership in few आ गया ना सर, ताकि मोनोपोली रिसोर्सेज की क्रिएट ना हो, कंसंट्रेशन ऑफ लैंड ओनरशिप इन फ्यूअर हैंड्स ना, कि बाद में पता लगे कि यहाँ की जितनी जमीन है वो तो है ही कुछ लोगों के पास है, एंड आगे जितने फार्मर्स हैं, फार्मर्स के पास तो फिर अपनी जमीन नहीं, फिर तो वही दिक्कत फिर आएगी। तो हमने क्या करा, साथ के साथ लैंड होल्डिंग्स के ऊपर भी क्या लगा दी, लिमिट्स लगा, कि एक परिवार, एक इंडिविजुअल मैक्सिमम कितनी जमीन होल्ड कर पाएगा। नेक्स्ट आगे, द सरप्लस लैंड over and above the ceiling limits was resumed by the और अगर तेरे पास इससे ज्यादा होगी ना, उसको टेक ओवर कौन कर लेगी, सरकार टेक ओवर कर लेगी, पर तेरे पल्ले कितनी आएगी, सिर्फ 10 किले 10 एकड़ ऑफ लैंड्स आपके पास आएंगी, 10 से ज्यादा नहीं आएंगी। जो भी लिमिट लगाई जाए, कम होएगी तो नेचुरली तो कोई और थोड़ी देंगे आपको क्या, बिल्कुल उसके लिए जो भी कंपनसेशन आपकी बनती है। बट हम ये चाहते हैं कि रिसोर्सेज के ऊपर कंट्रोल सिर्फ आपका ही नहीं हो, दूसरों को भी मौका मिलना चाहिए, ऑनरशिप राइट्स उनके पास भी होने चाहिए। क्लियर, यस, एंड रीडिस्ट्रीब्यूटेड अमंग किनको, स्मॉल होल्डर्स, और जो लैंडलेस लेबरर्स हैं उनको आगे दे देते। कम से कम मोनोपोली तो नहीं क्रिएट होने दी, आगे बढ़िए, साइड पे बॉक्स है, बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ लैंड रिफॉर्म्स क्या था, यस प्लीज, द गवर्नमेंट pursued land reforms with the basic objective of promoting equity in the rural economy. It was to be achieved by restoring ownership rights, क्योंकि सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो ब्रिटिश टाइम पे था वो अपने आप में क्या था सर, आपके पास ऑनरशिप राइट्स नहीं होते थे। तो ऑनरशिप राइट्स आपको देने स्टार्ट तो कर दिए, कहता कैसे सर, एक तो इंटरमीडिएरीज हमने खत्म कर दिए, सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स हमने लगा दी। अब जब आप अपनी जमीन के खुद मालिक होंगे, अब तो काम करो दबके, अब तो खुल के काम करो ना, जितना हो सकता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ाओ, काम बढ़ाओ, अब तो आपकी जमीन अपनी है। आगे, यस, एंड बाय एलिमिनेटिंग द क्लास ऑफ इंटरमीडिएरीज सो एज टू, कि जल्दी से जल्दी ये एक्सप्लॉयटेशन जो एक्चुअल कल्टीवेटर्स के ऊपर होती थी उसको क्या किया जाए, बंद किया जाए। मतलब सर ये ऊपर वाले 2 पॉइंट्स का ही क्रक्स साइड बॉक्स में याद रखना। इस बुक में जितने भी आप लोगों के ये रेड बॉक्स गिवन है, जितने भी साइड पे बॉक्सेस गिवन है, सारे के सारे अपने आप में इंपॉर्टेंट। काफी क्वेश्चंस आपको इन बॉक्सेस में से मिलेंगे। क्लियर, नेक्स्ट इज कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स विद अ व्यू to reducing फ्रेगमेंटेशन मतलब स्कैटर्डनेस, बिखरा हुआ, जैसे वर्ड कहते हैं। अब सर एक चीज बताओ, जैसे आप कहते हैं नॉर्मली, जो नॉर्मल फार्मर जिसकी कुछ जमीन यहाँ पे है, कुछ जमीन कहाँ पे है, कुछ किसी एरिया में है, अब ऐसे तो फार्मिंग करनी बड़ी मुश्किल है। क्यों, मुझे अलग अलग प्लेसेस के लिए अलग अलग रिसोर्सेस लेने पड़ेंगे, अलग अलग टूल्स लेने पड़ेंगे, ये तो सर बड़ी मुश्किल का काम हो जाएगा। क्या कोई ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि अगर मेरी फ्रेगमेंटेड लैंड को, कि मुझे जो मेरी बिखरी हुई लैंड है अलग अलग एरियाज में, आप वो जमीन ले लो, मुझे उसके बराबर की जो वैल्यू की जमीन है यहीं कहीं मेरे नियर बाय एक ही जगह दे दो, अलग अलग जगह पे देने की बजाय एक ही जगह दे दो, सो दैट कि मैं अपने टूल्स एंड इंप्लीमेंट्स एक से ही काम चला सकूं, रिसोर्सेज एक से ही काम चला सकूं, और प्लस मेरी टाइम बचेगा, सेविंग्स होंगी, एफर्ट्स बचेंगे, मेरी तो कॉस्ट भी बचेगी। सर कोई ऐसा कुछ नहीं हो सकता क्या? पढ़िए, कंसोलिडेशन, कंसोलिडेट का मतलब इकट्ठा करना, जो होल्डिंग्स, जो जमीन आप लोगों की अलग अलग एरियाज में स्कैटर्ड थी, फ्रेगमेंटेड थी, बिखरी हुई थी, उसको इकट्ठा करके एक ही जगह पे आपको उसके बराबर की जितनी जमीन है यहां पे, आपा कहते हैं जी बेशक चाहे कम दे दो, पर एक ही जगह दे दो, मेरी वैसे ही कॉस्ट बहुत बचेगी। कैसे? पढ़िए, consolidation of holdings was accorded a higher priority. बिल्कुल, consolidation is a practice to allot land to the farmers at one place for his scattered holding मतलब here and there, जो जगह जगह पे बिखरी पड़ी हुई। आप ऐसे करो सर, आपका वहां छोड़ो, वही हम आपको यहाँ पे दिलवा देते हैं। हाँ बट सर थोड़ी कम मिलेगी, क्योंकि वहां की वैल्यू कुछ और थी, यहाँ की वैल्यू कुछ। अरे कोई दिक्कत नहीं है सर,
बेशक कम दिलवा दो, कम से कम एक जगह हो जाएगी, मेरे को वैसे ही सेविंग बहुत है, मेरे को तो वैसे ही सेविंग बहुत है। समझ गए ना? अब जैसे मान लो नॉर्मली एक क्लास मेरी यहाँ, एक वहां, एक वहां, अलग अलग लेने की बजाय अगर मेरे पास क्वांटम एक ही क्लास में आ जाए, मेरी एफिशिएंसी डबल ट्रिपल हो जाएगी, मेरी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। समझ गए ना? आगे पढ़िए। इट सेव्स The cost of the cultivation. आगे ना पॉइंट सामने, कल्टीवेशन कॉस्ट तुम्हारी क्या होगी, बचेगी। और उल्टा तुम्हें तो सर फायदा है, तुम्हें तो फायदा है सर, बढ़िया है, करवा लो। और गवर्नमेंट ने करा उस टाइम पे रिफॉर्म करा कि जो फार्मर अपनी जमीन एक ही जगह पे चाहता है ना, रादर देन की बिखरी हुई अलग अलग जगह पे जो पड़ी हैं, आप हमसे ले लो, जो भी सेटलमेंट होएगी बैठ के अपना निपटा लेंगे। पढ़िए, बाय 2004 तक मोर देन 1633 लाख हेक्टेयर ऑफ लैंड वाज ब्रॉट अंडर कंसोलिडेटेड लैंड। बढ़िया काम करा सर, अच्छी बात है। अब जैसे मोस्टली आज के टाइम में अगर आप फार्मर्स की बात देखें, आप जितने भी एरिया, जितनी जमीन होती है ना, वो सारा का सारा एक ही टक उनके पास होता है कि जितनी भी एकड़ ऑफ लैंड है, ये इकट्ठी एकड़ ऑफ लैंड किसकी है, मेरी। वो बढ़िया सर, इरिगेशन फैसिलिटीज आपको एक ही लगानी पड़ेगी, पूरी फार्म पे आपका क्या हो जाएगा सर, पानी सप्लाई हो जाएगा। कहा मुझे अलग अलग सबके लिए रिसोर्सेज लेने पड़ते, टूल्स एंड इंप्लीमेंट्स लेने पड़ते, अब वन शॉट में एक ही जगह पे मेरा सारा काम होता। कोई बात नहीं, वहां मेरी फ्रेगमेंटेड टोटल 10 एकड़ थी ना, भाई साहब इकट्ठे दे दो, चाहे 8 एकड़ दे दो, पर दे दो, इकट्ठे दे दो, मेरे तुमको वैसे ही इतना फायदा हो जाएगा। आगे चल, दूसरी बात, रेगुलेशन ऑफ रेंट, ये आ गया तेरी पॉइंट का जवाब, जिसमें पूछ रहे थे कि सर अगर मान लो ऑनर अभी भी अलग होंगे, टीलर्स अब भी अलग होंगे, क्योंकि बहुत सारे फार्मर्स ऐसे हैं जिनके पास कैपेसिटी नहीं है, स्मॉल फार्मर्स या लैंडलेस लेबरर्स हैं जिनके पास अपनी जमीन नहीं। कहते बेशक ना हो, कहते सर फिर तो इंटरमीडियरी वाला कॉन्सेप्ट दोबारा नहीं आ जाएगा कि आप मतलब गवर्नमेंट को कौन देगा, इंटरमीडियरी आपसे लेंगे। बट उस केस में एक नया पॉइंट लाया गया, कहते अगर रेंट डिसाइड होगा ना, अगर उस जमीन का जो ऑनर किराए पे देगा किसको, टिलर्स ऑफ द सॉइल को, फार्मर को, उसका रेंट हम रेगुलेट करेंगे, हम बताएंगे कितना रेंट है। पढ़िए, टू पुट एन एंड Excessive and illegal एक्सटॉर्शन मतलब छीनना, जो अमाउंट आप लोगों से छीनी जाती थी, क्लियर, एक्सटॉर्शंस फ्रॉम द कल्टीवेटर्स, रेंट्स वर क्या होने शुरू हो गए, रेगुलेट होने शुरू। बढ़िया चीज करी सर। जनरली दीज वर नॉट टू एक्सीड 1/3 ऑफ द वैल्यू ऑफ द क्रॉप, 1/3 से ऊपर, 1/3 से ऊपर, 1/3 आपका कितना हुआ, तकरीबन 33.33%, इससे ज्यादा रेंट टोटल आउटपुट का अगर मान लीजिए आपका 10 लाख रुपए की प्रोडक्शन हुई, 10 लाख रुपए की, मैक्सिमम रेंट 3,33,000 से ऊपर नहीं जाएगा। बढ़िया सर, टू वन मतलब 1/3 रेंट में गया, 2/3 तो तेरे पास ही बच रहा है, मेजोरिटी तो आज भी किसके पास बच रही है, फार्मर के पास बच रही है ना, अच्छी बात है सर। और आपको क्या चाहिए? और जो तुम्हारे माइंड में डाउट था किस बात को लेकर कि फिर तो रेंट वाला काम होगा, तो फिर वही काम हो जाएगा, कहता नहीं सर, रेंट जो है उसको रेगुलेट कौन करेगा, हम लोग रेगुलेट करेंगे, हम बताएंगे। आगे चल, कोऑपरेटिव फार्मिंग प्लस आप लोगों को प्रमोट किया गया कि थोड़ी कोऑपरेटिव फार्मिंग किया करो, अपना अपना छोड़ो, मिलकर काम करो, मिलकर काम करोगे तो आपकी प्रोड्यूस का आपको रेट मिलेगा ही मिलेगा। कहने का मतलब क्या हुआ, अब जब तक तो तुम अलग अलग हो, जब तक तो एक दूसरे से क्या करोगे, कंपटीशन करोगे, फिर तो सर कोई किसी का कुछ नहीं कर पाएगा। सामने वाले पर्सन ने रेट कोट किया 1000, तुम कितना करोगे, 950, फिर तो करते 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 स्कोप डाउन ही है। हम तो कह रहे हैं जी यूनियन बना के चलो, सारे मिलकर क्यों, सब जगह ऑल ओवर इंडिया आप अगर रेट कोट करें, कोई आपसे पूछे रेट कितना है 1000 कि मिनिमम 1000, कोई नहीं लेगा, 1000 से नीचे नहीं जाएगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इससे नीचे कोई नहीं जाएगा सर, ऊपर जितना मर्जी चार्ज कर, वो तेरी हिम्मत है, वो तेरी हिम्मत है जितना आप ले सको। बट सर कोऑपरेटिव फार्मिंग करो, मिलकर चलो, कोई तुम्हें तोड़ नहीं पाएगा, जो आज की डेट में भी है। पढ़िए, कोऑपरेटिव फार्मिंग वाज promoted to enhance bargaining power of the नहीं, पहले दिक्कत पता क्या होती थी, बार्गेनिंग पावर नहीं थी, आपको कोई कुछ समझता ही नहीं था, आप जितना रेट कोट करते थे उससे भी कम आपको दिया जाता था मार्केट। सर इसका क्या फायदा, मैं इतनी मेहनत भी करूं, काम भी करूं, मुझे उसका फल भी ना मिले, छोड़ो परे सर,
कहते हैं ये पता क्यों नहीं मिल रहा, क्योंकि आप लोग आपस में क्या कर रहे हैं, कंपटीशन कर। अगर कंपटीशन छोड़कर कोऑपरेटिव होकर मिलजुल कर काम करें, सब जगह फिक्स कर लो कि 1000 से नीचे कोई नहीं जाएगा, या लेकर दिखाएगा, एंड कस्टमर को 1000 रुपीज देने पड़ेंगे। आगे चल, कलेक्टिवली the farmers could buy inputs at a lower price and sell their produce at a higher. बिल्कुल। और सर एक बात हो रहा है, मिलकर काम करोगे ना, आप अपने टूल्स एंड इंप्लीमेंट्स भी शेयरिंग बेसिस पे ले सकते हो। जैसे कंबाइंस हैं, ट्रैक्टर हैं, और भी जो आपको वहां पे रिसोर्सेज चाहिए होते हैं। जैसे सबसे बड़ा एक्सपेंडिचर होता है इनका वाटर मोटर का, इरिगेशन फैसिलिटी को लेकर। अब मेरा और मेरे साथ वाले का जो फार्म है, खेत है, वो बिल्कुल साथ में है। आप ऐसा सिस्टम कोई बना लो कि मोटर कॉमन प्लेस पे लग जाए, एंड दोनों खेत को क्या मिल जाए, पानी मिल जाए, तुम्हारी तो कॉस्ट आधी रह जाएगी। नहीं तो दोनों को क्या करना पड़ेगा, अलग अलग अपना सबमर्सिबल पंप लगाना पड़ेगा, तब जाके पानी सप्लाई होगा ऑल ओवर द फार्म। हमने क्या करा, वही बात है ना, मिलजुल कर रहोगे, शेयरिंग इज केयरिंग, शेयरिंग करोगे तो बच जाओगे। और सर एक आवाज में रेट बोलोगे, सारे के सारे इकट्ठा एक ही रेट बोलोगे, तो कस्टमर तुझे तोड़ नहीं पाएगा, तुम कस्टमर से क्या कर पाओगे, बार्गेन कर पाओ। कॉपरेशन के साथ चलो, इंडिविजुअलिज्म क्यों लेके चलते हो, अपना अपना क्यों सोचते हो कि बस मेरे को मेरा देखना है। पूरी कम्युनिटी का सोच कि अगर एक ने रेट तोड़ा तो सबका रेट जाए, ये काम नहीं होना चाहिए। तो सर ये तेरे मोटे मोटे अल्टीमेट अपने आप में क्या थे, लैंड रिफॉर्म्स थे, जो अपने आप में बहुत इफेक्टिव निकले। क्लियर, जो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर प्रोडक्टिविटी बढ़ी, एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जो प्रोडक्शन बढ़ी, उसका कारण क्या था, ये पॉइंट्स मेन, सिर्फ लैंड वाले। आगे चलिए, पार्शियल इंप्लीमेंटेशन of land reforms. यस, Despite the noble objective of land reforms, हाँ, these reforms were only partially इंप्लीमेंटेड इन द कंट्री। वही बात है ना सर, कल प्लानिंग करने से क्या बनता है, प्लानिंग करने से थोड़ी कुछ बनेगा, साथ में उसकी इंप्लीमेंटेशन तो भी अच्छी होनी चाहिए। कहते हैं ये जो तुमने रिफॉर्म्स अभी पढ़ाई, 5 रिफॉर्म्स हमने लैंड रिफॉर्म्स के अंदर पढ़े, कहते हैं ये ऑल ओवर इंडिया लगाए गए। कहता ना सर, पार्शियल, पूरी कंट्री में नहीं, कुछ कुछ एरियाज में क्या किया गया, इंप्लाई किया गया। आगे, दीज वर इफेक्टिवली इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन द स्टेट ऑफ, कहां पे, वेस्ट बंगाल, एंड कहां पे, केरला। ये 1 मार्क्स के लिए अच्छा है, 1 मार्क्स के लिए अच्छा है कि लैंड रिफॉर्म्स जो पार्शियली इंप्लीमेंट करे गए, कौन सी स्टेट्स में करे गए, वेस्ट बंगाल एंड केरला के अंदर। इसको अंडरलाइन कर लेना स्पेशली, क्लियर। एंड नेक्स्ट इज, इन मोस्ट अदर पार्ट्स of the country, land reforms were only प्रोपेगेटेड, बस गाए गए, सुनाए गए, बताए गए, बट इंप्लीमेंट नहीं करवाए गए, इफेक्टिवली फॉलो नहीं किया। क्लियर, नॉट इफेक्टिवली इंप्लीमेंटेड, दिस वाज बिकॉज ऑफ 2 रीजंस। इसका कारण क्या था, इनके फेलियर का, कि जी वेस्ट बंगाल एंड केरला में तो बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स गया, यहाँ पे पता नहीं क्या दिक्कत आई कि हमने ऑल ओवर इंडिया, एक्सपेक्ट तो यही करा था कि ऑल ओवर इंडिया इसको प्रोपोगेट किया जाए। कहते सिर्फ प्रोपोगेट ही किया गया, इंप्लीमेंट नहीं किया गया। क्यों? नंबर 1, the zamindars in most cases managed to evict the tenants हाँ, to show themselves as cultivators and legitimate ऑनर्स ऑफ द सॉइल। मतलब अभी भी सर जमींदारी सिस्टम चल रहा था। वही बात है ना कि हर फार्मर इज नॉट कैपेबल टू परचेज द लैंड, स्टिल उसको जमीन किस पे लेनी पड़ती थी, किराए पे लेनी पड़ती थी। तो इसी कारण सर इतना इफेक्चुअली ये नहीं गया। स्टिल जमींदारी सिस्टम कहीं ना कहीं तो क्या था, रनिंग। हाँ, डायरेक्टली ना सही, इनडायरेक्टली वे से। दूसरा, द लैंडलॉर्ड्स challenged the land ceiling legislation इन कोर्ट, और इन्होंने क्या कर दिया, उठा के केस कर दिया। किन लोगों ने? अब जिनके पास 20-20 एकड़ लैंड थी, जिनके पास 100-100 एकड़ लैंड है, कहते हैं आपके रूल बनाने से थोड़ी कुछ होता है कि आपने कह दिया जी 10 एकड़ ऑफ लैंड होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी भी? हमारा पैसा हमारी जीन, हमारा पैसा हमारी जमीन, हम क्यों ना परचेज करें? इन्होंने केस कर दिए। आगे पढ़, विच प्रोवाइडेड द लैंडलॉर्ड्स इनफ टाइम टू इवेड द सीलिंग एक्ट। और कोर्ट में जब केस जाएगा, कौन सा इंस्टेंट डिसीजन आएंगे? करते 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 बहुत टाइम लगा इस लेजिस्लेशन के अंदर, इस रूल को बनने में। तब तक तो सर सिस्टम ही काफी खराब हो चुका। क्लियर, एंड दे मैनेज टू रजिस्टर देयर सरप्लस लैंड इन द नेम ऑफ देयर, क्या लिखा हुआ है, क्लोज रिलेटिव। कहता कोई बात नहीं, मेरे नाम पे नहीं होनी चाहिए, मेरे बच्चे के नाम पे कर दो, मेरी वाइफ के नाम पे कर दो, मेरे फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, किसी के नाम पे कर दे। वो तो अगर उन्होंने फैमिली का डिसाइड किया था, फैमिली का करा, वो कोई नहीं, ताए चाचे मामे जिसके नाम पे नहीं है, सबके नाम पे करवा दो रजिस्ट्री। क्या दिक्कत है? जमीन तो हमारी है,
किसी के हाथ में नहीं जाने देंगे, मेरे हाथ में रहेगी, कोई नहीं। और मोस्टली ये आज भी है, ये आज भी है। कोई पर्सन अपने नाम पे प्रॉपर्टी अगर नहीं लेना चाहता, वो अपने क्लोज रिलेटिव के नाम से, रिलेटिव छोड़ो, घर के मेड के नाम से, ड्राइवर के नाम से, जो आपने पियोन माली रखे हुए हैं उनके नाम से भी प्रॉपर्टियां चल रही हैं, उनको पता भी नहीं बेचारों को। अब जितने बड़े बड़े हाउसेस में नॉर्मली पुराने के पुराने पर्सन बैठे हैं, मेड जो काफी साल से काम कर रहे हैं, गार्डनर्स, पियन, सिक्योरिटी गार्ड जो काफी साल से हैं, सबके आधार कार्ड पैन कार्ड तो किसके पास पड़े होते हैं? मालिक के पास पड़े होते हैं। उस पर साइन तो भी करे ही होते हैं, एंड उनको बेचारों को बड़ा पता होता है कि किस चीज के ऊपर साइन कर रहे हैं, किस चीज के ऊपर नहीं। क्लियर? अल्टीमेटली जितनी प्रॉपर्टी लेनी होती है, जो लेन देन करने होते हैं, वो सारे किसके नाम से करते हैं? उनके नाम से कर देते हैं, कोई नहीं, क्या दिक्कत है? एंट्री घुमानी है, घुमा देंगे। और अच्छा, कईयों के तो बैंक अकाउंट भी किसने ओपन करवा रखे हैं? ऑनर ने खुद ओपन करवा रखे हैं, बैंक अकाउंट भी। तो और क्या चाहिए? ले, मैं आज की डेट में मुझे जस्ट आपका क्या चाहिए? आधार कार्ड पैन कार्ड चाहिए। आप अपना आधार कार्ड पैन कार्ड मुझे दें, मैं अपना बड़े आराम से बैंक अकाउंट ओपन करवा सकता हूं। आप कहोगे जी साइन, साइन कौन सा कमाल कर दी सर, बैंक को एक फॉर्म फिल करके ही देना है। किसका? अकाउंट ओपन का। ले, मैं जाऊंगा, मैं कहूंगा मुझे एक अकाउंट ओपन का फॉर्म देना। चलो, आजकल तो इन्होंने डिजिटाइज्ड इसीलिए कर दिया, आपका मोबाइल नंबर, आपकी ऑनलाइन फोटो होती है, क्योंकि सर ये ना काफी फ्रॉड होने लग गए। कैसे फ्रॉड होने लग गए थे? मैं एक फॉर्म ले आया, घर पे आपकी एक फोटो लगाई, साथ में आधार कार्ड पैन लगाया, आपके साइन करे, सब जगह फॉर्म पे भी और साथ में किए, वही स्कैन होंगे, वही बैंक में स्कैन होंगे। कल को जब चेक भरना है, मैंने साइन करने हैं, वही साइन करे, दे दिए चेक, चेक कैश हो गया। बैंक वालों को थोड़ी पता है कि आपके साइन कौन से हैं। वो तो जो आप स्टार्टिंग डे उनको देख के आते हो कि ये हमारे साइन है, वो तो उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं? मैच करते हैं। सर ऐसे काम बहुत चलते हैं, ऐसे काम बहुत चलते हैं जो अपने आप में लैंड रिफॉर्म्स का क्या रहा? फेलियर रहा कि सर लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया? कोर्ट में केस करने शुरू कर दिए, या अपने आजू बाजू किसी लोगों के नाम से रजिस्ट्रियां करवानी शुरू कर दी, सरप्लस लैंड जाने नहीं दी, अपने कंट्रोल में रखी। तभी तो सर कारण था कि सिर्फ वेस्ट बंगाल एंड केरला में सक्सेसफुल रहा, अदर एरियाज में तो बस प्रोपोगेशन ही रहा है, प्रोपेगेंडा ही रहा है, इंप्लीमेंटेशन इतनी सक्सेसफुल नहीं हुआ। कॉन्सेप्ट क्लियर? सो नेक्स्ट आगे वैसे हमारे हैं टेक्निकल रिफॉर्म्स, जो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग क्या करेंगे? कंटिन्यू करेंगे। आज इसका एक ही पेज क्यों हुआ? क्योंकि आपने आज चैप्टर 1, चैप्टर 2 भी थोड़ा सा आपने क्या किया? डिस्कस किया। देन चैप्टर 3 आप लोगों का बेस पकड़ा गया कि नेक्स्ट 40 इयर्स के अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर, ट्रेड को लेकर, इंडस्ट्री को लेकर हम लोगों ने क्या करना है? डील करना है। इज दैट क्लियर? Okay, thanks a lot, and rest we will do in the next class from the technical reforms. अच्छा topic है, interesting topic है, and exam point of view से important. Okay.